जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि पिछली शिफ्ट देखने से क्या फायदा, लेकिन मैं आपको बता दूं एग्जामिनर हर शिफ्ट में सवाल बदलता है, लॉजिक नहीं। पैटर्न, ट्रैप, टॉपिक वेटेज ये सब साथियों वैसा ही रहता है जैसा पिछली शिफ्ट में आया हुआ है। तो मैं कह सकता हूं साथियों, पिछली शिफ्ट का एनालिसिस देखने वाला बच्चा आधा पेपर अपने घर से ही करके जाता है। तो अगर आप अपने पेपर को साथियों क्रैक करना चाहते हैं और बहुत आसानी के साथ क्रैक करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहले 50 सवाल करवाऊंगा साथियों आपको जीके जीएस के, उसके बाद रीजनिंग के सवाल और उसके बाद मैथ्स के सवाल। क्योंकि मैं कह सकता हूं पेपर में जो 100% क्वेश्चन आते हैं उसमें से साथियों 70% क्वेश्चन आसान आ रहे हैं और 30% क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये साथियों मॉडरेट टू हार्ड आ रहे हैं। तो मेरा मानना है कि अगर आप इन 70% पर पकड़ बना लेते हैं तो आपका ये पेपर साथियों निकल जाएगा। और आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं वो 70% वाले हैं, वो 30% वाले सवाल मैंने नहीं लिए हैं। चलिए तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहे कि एक त्योहार होता है चावोत। कौन सा त्योहार है साथियों? ये चावोत त्योहार है। ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे ये गोवा में मनाया जाता है। अच्छा, एक त्योहार होता है साथियों तीज। क्या ये तीज कहां पर मनाया जाता है? हरियाणा में। और पोंगल त्योहार कहां पर मनाया जाता है? तमिलनाडु में। और नवरात्रि कहां की फेमस है? तो साथियों गुजरात की फेमस। ये 3 पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है साथियों ईएमई मंदिर, जिसे दक्षिणामूर्ति मंदिर भी कहा जाता है, ये किस राज्य में स्थित है? तो ये पता कहां पर स्थित साथियों? ये वडोदरा में स्थित है। कहां पर? ये वडोदरा में स्थित है। ये बात आप सभी लोगों को साथियों मालूम होना चाहिए। और वडोदरा कहां पर पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। अगला देखिए कह के एलईडी शब्द का पूर्ण रूप क्या है, जिसके आविष्कार के लिए 2014 में नोबेल पुरस्कार साथियों दिया गया था? तो एलईडी की आपसे फुल फॉर्म पूछी जा रही है, सिंपल सी बात है। तो लाइट एमिटिंग डायोड होती है। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है लाइट एमिटिंग डायोड? ऐसा ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए फ्लोटिंग फुमदीस ये भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं, मुझे बताइए। तो साथियों अगर बात करते हैं ये मणिपुर में पाए जाते हैं। मणिपुर आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। ये तैरते हुए द्वीप होते हैं साथियों, जो फ्लोटिंग फुमदीस होते हैं ना, तैरते हुए द्वीप होते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि संविधान की 8वीं अनुसूची, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएगा। कह रहे कि संविधान की 8वीं अनुसूची भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा यथा अद्यतन में सूचीबद्ध भाषाओं की संख्या कितनी थी? तो 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं वो भाषाओं की संख्या कितनी है साथियों? 22 भाषाओं की संख्या। इसलिए आंसर जिनका ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। भारत ने किस वर्ष में राष्ट्रमंडल खेल यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की थी? तो भारत की अगर बात करें, भारत ने 2010 में साथियों दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी। इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। करके भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम कब शुरू किया गया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, मुझे बताइए। तो मैं कहूंगा 1995 में शुरू किया गया था भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम। आंसर आपका भी होगा। उसके बाद देखिए ऐतिहासिक फव्वारा गुलजार हाउस निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में स्थित है? तो यह साथियों हैदराबाद में स्थित है। पूछा जाएगा गुलजार हाउस नामक फव्वारा कहां पर है? तो हैदराबाद में, आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए निम्नलिखित में से पल्लव राजवंश की राजधानी साथियों कौन सी थी? तो पल्लव राजवंश की राजधानी आपको मालूम होना चाहिए कांचीपुरम थी। क्या थी साथियों? कांचीपुरम थी। कांचीपुरम आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पूछा जा रहा है कि किसी व्यक्ति को भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए उच्च न्यायालय में कितने वर्षों तक अभ्यास करना अनिवार्य है? यानी कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहता है न्यायाधीश के रूप में तो उसको हाई कोर्ट में भी प्रैक्टिस करना चाहिए। कितने वर्षों तक साथियों? 10 वर्षों तक, ये यहां पर पूछा जा रहा है। इसलिए सही जवाब आपका भी होगा। साथियों देखिए अब आपके एग्जाम में वो समय नहीं है कि आप कुछ नया पढ़ें, सिर्फ और सिर्फ आप वही चीजें देखिए जिस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिन जिन टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिन टॉपिक के सबसे ज्यादा वेटेज है क्वेश्चंस पूछने का, एग्जामिनर की जैसी सोच है वैसे सवाल देखिए। ये ट्रिक है एग्जाम को पास करने की। लेकिन अगर आप शुरू से अब हर एक चीज देखोगे तो ऐसे नहीं हो पाएगा। तो अब सिर्फ और सिर्फ वही चीजें देखिए, जैसे कि रीजनिंग के वही कॉन्सेप्ट जो बार बार दोहराए जा रहे हैं, मैथ के वही क्वेश्चंस और जीके जीएस के साथियों वही क्वेश्चंस। तो मैं आपके लिए जो क्लास ला रहा हूं साथियों, ये आपके लिए सर्वोपरि है। अगर आप वाकई में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा को क्रैक करना चाहते हैं तो ये एग्जाम एनालिसिस वाली वीडियो आपको साथियों देखना होगी हर हालत में। समझ गए? चलिए, तो अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो एक वीडियो को लाइक का बटन दबा दीजिए और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को तुरंत
सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं कहूंगा जितना आपको पढ़ा दूं उतना पढ़ लेना, और ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वर्दी साथियों आपको मिल जाएगी। चलिए 11वें नंबर का सवाल है कि धूपगढ़ चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये तो साथियों मध्य प्रदेश में। कहां पर है? मध्य प्रदेश में स्थित है। अच्छा मुझे बताइए इनमें से किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? क्या टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? राजस्थान को, मध्य प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को, गुजरात को। उसके बाद देखिए लोसोंग निम्नलिखित में से किस राज्य का त्योहार है? तो लोसोंग तो साथियों ये सिक्किम का त्योहार है। कहां का है? सिक्किम का है। सिक्किम आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हरित क्रांति निम्नलिखित में से किस राष्ट्र में पहले शुरू की गई थी? तो हरित क्रांति की अगर बात करते हैं साथियों ये मैक्सिको में शुरू की गई थी हरित क्रांति। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। किसी भी परिसंकट में नियोजन में काम करने के लिए 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का निषेध है, यानी कि मनाती है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे साथियों कोई संकट में काम नहीं कर सकते। ये संविधान के किस अनुच्छेद में ये बात लिखी है? बस इतनी सी बात आपसे पूछी जा रही है। तो ये अनुच्छेद 24 में लिखी है। देखिए 14 वर्ष से कम बच्चे और 24 अनुच्छेद, तो थोड़ा सा ऐसे ट्रिक से भी आप लोग याद रख सकते हैं। ये चीज आपको याद रहेगी साथियों हमेशा। क्या अनुच्छेद 24 में इस बात का जिक्र है कि 14 वर्ष से कम बच्चे कोई जोखिम बड़ा काम नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान रखना है। कह रही कि ग्रेट मैन मेड रिवर किस देश में स्थित है? मुझे बताइए। तो ये साथियों लीबिया में स्थित है। कहां पर स्थित है? ये लीबिया में स्थित है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ये क्या है? ये भूमिगत पाइपलाइनों का एक नेटवर्क है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कह रही है ऋग्वेद को कितने मंडलों या कितनी पुस्तकों में विभाजित किया गया है? तो कितनी मंडलों में विभाजित किया गया ये आप लोग कई बार पढ़ चुके हैं, लेकिन अगर मंडलों की जगह पुस्तकें आ जाए तब भी आपको साथियों 10 लगाना है। अगला देखिए कह रही है टमाटर में कौन सा एसिड या कौन सा अम्ल पाया जाता है? साथियों मुझे बताइए। चलिए तो यहां पर अगर बात करें साथियों टमाटर में मौलिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड पाया जाता है? टमाटर में मौलिक एसिड भी पाया जाता है। वैसे और भी कई तरह के एसिड पाए जाते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ मौलिक एसिड पाया जाता है। टमाटर में साथियों साइट्रिक अम्ल भी पाया जाता है, एस्कार्बिक अम्ल भी पाया जाता है ना, और ऑक्जेलिक अम्ल भी पाया जाता है। तो अगर ऑप्शन में ये ना होकर कोई और आ जाए, जैसे एस्कार्बिक अम्ल आ जाए या साइट्रिक अम्ल आ जाए, तो आपको वो लगा देना होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से विश्व के किस नेता को प्रथम फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो मैं कहूंगा नरेंद्र मोदी आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए बैंकिंग शब्दावली में जो SLR होता है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो SLR की फुल फॉर्म क्या होती है मुझे बता दीजिए। तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होती है। मैं कहूंगा बिल्कुल सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय संसद द्वारा भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये कब पारित किया गया था? ये 2018 में पारित किया गया था। मैं कहूंगा बिल्कुल सही जवाब 2018 में ही इसको पारित किया गया था। उसके बाद देखिए मोटसे निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का एक पारंपरिक नृत्य है? तो मोटसे नाम का नृत्य जो है ना साथियों ये कहां पर किया जाता है? ये नागालैंड में किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा नागालैंड में साथियों एक नृत्य है नुरा नाम का नृत्य, तो ये नागालैंड का नृत्य है। एक लीम नाम का नृत्य है, तो ये भी साथियों कहां का है? और एक चोग नाम का नृत्य है, ये भी नागालैंड का ही नृत्य है। उसके बाद देखिए रेगिस्तानी क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति सामान्य रूप से पाई जाती है? तो मैं कह सकता हूं साथियों झाड़ी टाइप की है ना, झाड़ी टाइप की वनस्पति पाई जाती है रेगिस्तानी क्षेत्रों में। यह सवाल आपकी परीक्षा में आ सकता है। उसके बाद देखिए एफएम रेडियो का पेटेंट किसने कराया था? तो पता साथियों किसने कराया था? एडविन एच आर्मस्ट्रांग के द्वारा ही कराया गया था। राइट आंसर आपको ध्यान रखना है, एफएम रेडियो का पेटेंट जो कराया था वो एडविन एच आर्मस्ट्रांग ने कराया था। उसके बाद देखिए भारत में जीएसटी साथियों कब लागू की गई थी आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको मालूम होना चाहिए 1 जुलाई 2017 को लागू की गई थी। मैं कहूंगा बिल्कुल 1 जुलाई 2017 को ही साथियों लागू की गई थी। अगर पूछा जाए भारत में जीएसटी सबसे पहले कहां पर लागू की गई, तो साथियों असम में लागू की गई है ना, यह भी आपको साथियों मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए कह रहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस शहर में हुई थी? बताइए कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को हुई थी, बंबई में हुई थी साथियों, आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए विश्व में सबसे बड़ा पेयजल जलाशय साथियों कहां पर स्थित है? सऊदी अरब में, चीन में, रूस में या संयुक्त राज्य अमेरिका में? तो कहां पर स्थित है विश्व का सबसे बड़ा पेयजल जलाशय? ये सऊदी अरब में स्थित है। अगला देखिए यानी कि श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है मुझे बताइए। तो श्रीलंका के राष्ट्रीय खेल के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो वॉलीबॉल आपको बता देना है। क्या वॉलीबॉल ही साथियों श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि वाई आई एम हिंदू ये पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? अमीश त्रिपाठी नहीं, दुर्जय दत्ता नहीं, चेतन भगत नहीं, शशि थरूर की अगर बात करें तो यही इस पुस्तक की लेखक है, यानी कि वाई आई एम हिंदू पुस्तक के लेखक शशि थरूर हैं। यानी कि भारतीय पारंपरिक खेल
इन सुकनावर ये किस राज्य से संबंधित है, यानी कि इन सुकनावर ये जो है ना, ये एक तरीके से मिजोरम राज्य का है ना, मिजोरम राज्य का ये खेल है, पारंपरिक खेल है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि कौन बीसीसीआई के नए अध्यक्ष साथियों बने हैं, मुझे बताइए। लगभग साथियों आपने यहां पर देख लिए लगभग साथियों 30 सवाल है ना। अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं अब साथियों वो हम लोग यहां पर देख लेते, तो उन क्वेश्चंस को भी आप लोग बहुत आराम से देख लीजिए। चलिए, तो बीसीसीआई के अध्यक्ष की देखिए इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। क्या बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये तो बीसीसीआई की फुल फॉर्म हो गई, लेकिन इसके अभी हाल फिलहाल में जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो मिथुन मनहास बनाए हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2025 के जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में आपकी शिफ्ट में पूछे जाएंगे, अब उन सवालों को हम लोग देख लेते हैं। कहेंगे किसने नवीं बार एशिया कप जीता है, तो नवीं बार एशिया कप जीता है किसने जीता है, अपने देश भारत ने जीता है। ये बहुत बड़ी बात है साथियों। उसके बाद देखिए यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने किस देश पर फिर से आर्थिक और सैन्य प्रतिबंध लागू कर दिया है, तो मैं कहूंगा संयुक्त राष्ट्र ने, यूनाइटेड नेशन ने ईरान देश पर फिर से आर्थिक और सैन्य प्रतिबंध लागू कर दिया है। आंसर आपका भी होगा। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को भ्रष्टाचार और सत्ता का दुरुपयोग करने के लिए 5 वर्षों की कैद की सजा दी गई है, तो ये तो बहुत बड़ी बात है साथियों। फ्रांस के ये पूर्व राष्ट्रपति थे, इनको भ्रष्टाचार और सत्ता का दुरुपयोग करने के लिए 5 वर्षों की कैद की सजा सुनाई गई है। आंसर आपका ए होगा। कहां 2026 तक 15 किलोमीटर का स्वायत्त परिवहन गलियारा शुरू किया जाएगा, तो कहां शुरू किया जाएगा, मैं कहूंगा दुबई में शुरू किया जाएगा। दुबई आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए भारत और किस देश ने ब्रिक्स अनाज विनिमय योजना पर चर्चा की है, तो मैं कह सकता हूं साथियों किस किस देश की बात चल रही है, यानी कि भारत और रूस देश ने ही ब्रिक्स अनाज विनिमय योजना पर चर्चा की है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि 14 से 28 सितंबर 2025 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया है, तो ये हिंदी पखवाड़ा कहां पर मनाया गया है, ये नेपाल के ढाका में बनाया गया है। सही जवाब बांग्लादेश के ढाका में बनाया गया है। सही जवाब आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल यानी कि रक्षा मंत्रालय ने तेजस विमानों के लिए किसके साथ 62,000 करोड़ रुपए का समझौता किया है, तो HAL के साथ साथों किया है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद देखिए दूसरा SCO युवा लेखक सम्मेलन कहां पर संपन्न हुआ है, तो मैं कहूंगा लखनऊ कोलकाता नहीं साथियों, दिल्ली में संपन्न हुआ है दूसरा SCO युवा लेखक सम्मेलन। उसके बाद देखिए अगला सवाल है पंख रहित सांप जैसी मछली की एक नई प्रजाति की खोज हुई है, तो यह साथियों केरल में हुई है, कर्नाटक में हुई है, तमिलनाडु में हुई है, तो मैं कहूंगा साथियों ये तमिलनाडु में मिली है। पंख रहित सांप जैसी मछली की एक प्रजाति की खोज तमिलनाडु में की गई है। उसके बाद देखिए शैलेश कुमार ने विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है, तो इन्होंने साथियों स्वर्ण पदक जीता है। स्वर्ण पदक आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। किस राज्य सरकार ने कैलाईमामणि पुरस्कारों की घोषणा की है, तो मैं कहूंगा किस राज्य की बात चल रही है, तमिलनाडु राज्य की बात चल रही है, क्योंकि तमिलनाडु राज्य सरकार ने कैलाईमामणि पुरस्कारों की घोषणा की है अभी हाल फिलहाल में। भारत सरकार ने BSI का नेतृत्व करने के लिए किस वैज्ञानिक को नियुक्त किया है, तो इनका नाम डॉक्टर कनत दास है और भारत सरकार के द्वारा ही BSI का नेतृत्व करने के लिए कनत दास को नियुक्त किया गया है। उसके बाद देखिए कौन एंड्योरेंस साइकिलिंग इवेंट टूर डिथार 2025 की मेजबानी करेगा, तो कौन करेगा साथियों, मैं कहूंगा राजस्थान करेगा। राजस्थान आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए कह रहे कि किस देश ने फ्रांस, जर्मनी और UK से अपने राजदूतों को वापस बुलाया है, तो किसकी बात चल रही है, ईरान देश की बात चल रही है। ईरान देश ने फ्रांस, जर्मनी और UK से अपने राजदूतों को वापस बुलाया है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। यानी कि एशिया के प्रमुख साहित्यिक उत्सव जिसका नाम उन्मेष है, तो उन्मेष उत्सव का तीसरा संस्करण जो आयोजित किया गया है, ये कहां पर आयोजित किया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये बिहार में आयोजित किया गया है, बिहार की राजधानी पटना में आयोजित किया गया है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए किस राज्य ने विश्व बैंक के सहयोग से 45 महिला नेतृत्व वाले MSME को बढ़ावा देने के लिए रैंक कार्यक्रम शुरू किया है, तो किसने साथों ये कार्यक्रम शुरू किया है, मैं कहूंगा तेलंगाना ने ये कार्यक्रम शुरू किया है। ये क्वेश्चन साथों इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, परीक्षा में आपके पूछा जाएगा।
किस देश के फुटबॉलर सर्जियो बुस्केट्स ने 20 साल के फुटबॉल करियर के बाद संन्यास की घोषणा कर दी है? 20 सालों तक साथियों काम करने के बाद इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। ये कहां के हैं? ये फुटबॉलर स्पेन देश के हैं। यानी कि स्पेन के फुटबॉलर सर्जियो बुस्केट्स ने 20 साल के फुटबॉल करियर के बाद संन्यास की घोषणा कर दी है। उसके बाद देखिए किस राज्य के लिए 500 नई अटल टिंकरिंग लैब की घोषणा हुई है? तो किसकी बात चल रही है? यानी कि जम्मू कश्मीर की बात चल रही है। जम्मू कश्मीर के लिए 500 नई अटल टिंकरिंग लैब की घोषणा हुई है। अगस्त 2025 में अमेरिका को भारत का स्मार्टफोन निर्यात कितने प्रतिशत साथियों बढ़ा था? तो 148% बढ़ा था। यानी कि आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 148% हो गया है बढ़कर। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है और अब आपके सामने रीजनिंग के क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। मैं कहूंगा जैसा पेपर आ रहा है वैसे रीजनिंग के 70% क्वेश्चंस जैसे आ रहे हैं वैसे मैं आपको करा रहा हूं और ये थोड़े से सिंपल टाइप के क्वेश्चन है साथियों, इसलिए इन सवालों को आप लोग करिएगा और अपने 70% पेपर को कवर अप करने की कोशिश कीजिएगा। पहला सवाल रीजनिंग का है, करके बावर्ची का संबंध चाकू से है तो सर्जन का संबंध साथियों किससे होगा? अरे भाई बावर्ची चाकू का इस्तेमाल करेगा तो मैं कहूंगा सर्जन किसका इस्तेमाल करेगा? स्केलपेल ब्लेड का, छेनी का तो नहीं करेगा और फावड़े का भी नहीं करेगा, तो स्केलपेल ब्लेड का ही करेगा। इसलिए सही जवाब अगर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए यानी कि उस विकल्प का चयन करिए जो दर्पण को दाईं ओर रखने पर दिए गए शब्द के दर्पण प्रतिबिंब से सर्वाधिक मिलता है। यानी कि यहां पर लिखा हुआ है अपराइट। अपराइट को अगर आप दर्पण प्रतिबिंब में साथ देखेंगे तो ये कैसा दिखाई देगा मैं आपको बता देता हूं। जो सबसे शुरू वाला है वो सबसे अंत में दिखेगा, यानी कि टी ऐसा दिखेगा, एच ऐसा दिखेगा, जी की अगर बात करें कुछ ऐसा दिखेगा, आई ऐसा दिखेगा, आर ऐसा दिखेगा, पी ऐसा दिखेगा, यू ऐसा दिखेगा। तो ये कौन से ऑप्शन में है एक बार देखकर मुझे बताइए। टी एच ओ ऐसा किसी भी ऑप्शन में नहीं है क्योंकि टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। इस टाइप का टाइप नहीं कर पाता ना, आर ऐसा टाइप नहीं हो पाता है तो इसमें मिस्टेक हो गई है, कोई बात नहीं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, यानी कि अध्याय को अगर पुस्तक लिखा जा सकता है तो चाप को साथियों क्या लिखा जाएगा मुझे बताइए। देखिए अध्याय जो होता है ना ये पुस्तक में होता है और अगर हम जब चाप लगाते हैं तो आपने सुना होगा चाप हम वृत्त में होता है, तो वृत्त से संबंधित हो जाएगा। यानी कि सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल है, एक नंबर सीरीज का सवाल है, कह रहे कि 16 है, उसके बाद 20 है, उसके बाद साथियों 36 है और उसके बाद 72 है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगला नंबर यहां पर क्या आ सकता है? क्या आ सकता है? 126, 116, 136 या 146। देखिए अगर यहां पर हम लोग बात करें साथियों यहां पर कितना बढ़ाया गया, यहां पर 4 बढ़ाया गया, यहां पर कितना बढ़ाया गया 16 बढ़ाया और यहां पर पूरे के पूरे साथियों 36 बढ़ा दिया गया है। तो अगर हम थोड़ा सा यहां पर साथियों ध्यान देखें तो हमें यह लग रहा है कि ये 2 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, तो 2 4 6, तो अब यहां पर 8 आ जाना चाहिए, यानी कि यहां पर 8 का स्क्वायर आना चाहिए जो कि 64 होता है। तो कुल मिला के 72 में 64 आपको जोड़ना है तो कितना आ जाएगा साथियों? मैं कह सकता हूं 136 आ जाएगा। अगर 136 कहीं ऑप्शन में है तो मैं कहूंगा ये लॉजिक हमारा बिल्कुल सही और 136 हमें मिल चुका है जो कि ऑप्शन नंबर सी वाले में है। अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बता दीजिए आपके सवाल का सही जवाब क्या हो सकता है। चलिए तो यहां पर अगर बात करें साथियों आपसे कहा जा रहा है कि 8 मित्र हैं ABCDEFGH गोलाकार मेज के इर्द गिर्द आमने सामने बैठकर भोजन कर रहे हैं। ठीक है, तो कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लोग साथियों यहां पर हमने यहां पर बैठा लिए। उसके बाद कहने के A F के सामने और B की दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, G F और D के बीच में है, D की बाईं ओर साथियों कौन है? H है। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए साथियों। D को आप कहीं पर भी बैठा दीजिए, मान लीजिए D अगर हमने यहां पर बैठा, अच्छा सबका मुंह केंद्र की तरफ है तो डी के बाईं ओर कौन है? मैं कहूंगा एच है। तो डी के बाईं ओर हमने साथियों एच बना लिया। ठीक है ना, इतनी बात साथियों क्लियर है। चलिए अब यहां पर डी और कहां पर है? डी साथियों यहां पर है, कह रहे कि एफ और डी के बीच में जी है, तो एफ और डी की अगर बात करें एफ यहां पर एफ और डी के बीच में कौन हो जाएगा साथियों? जी हो जाएगा। ये बात भी क्लियर हो गई। अब अगर बात करते साथियों यहां पर देखिए कहने के ए जो है ना ये एफ के सामने है, तो ए एफ के सामने यानी कि ए यहां पर होगा क्योंकि ए एफ के सामने है कह रहे हैं। ए एफ के तो सामने है लेकिन बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। कौन? ए। बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर ए है। 1 2 3 बिल्कुल सही जवाब। उसके अलावा अगर बात करते हैं कह रहे कि सी और ए के बीच में ई है, तो सी और ए के बीच में कौन हो जाएगा साथ? तो ई हो जाएगा। तो कुल मिला के 8 के 8 लोग आपने बैठा लिए। सवाल पूछा जा रहा है कि ए की बाईं ओर चौथे स्थान पर साथियों कौन है? तो ए यहां पर ए के बाईं ओर चौथे स्थान पर कौन है आपसे पूछा जा रहा है? 1 2 3 4 चौथे स्थान पर तो साथियों एफ है और एफ आपका
ऑप्शन नंबर सी वाले में है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि घमंडी यानी कि गर्वीला। तो घमंडी का संबंध जैसे मगरूर से है तो भ्रांति का संबंध साथियों किससे होगा? देखिए, घमंडी को मगरूर भी कह सकते, तो भ्रांति को अहंकार कह सकते नहीं, युद्ध कह सकते नहीं, पतन कह सकते नहीं, भ्रांति को भ्रम कह सकते हैं। तो कुल मिला के सवाल का जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। और जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर डी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कह रहे कि जैसे 32 को यहां पर 256 लिखा गया है, वैसे ही साथियों 16 को यहां पर किस नंबर के रूप में साथियों लिखा जा सकता है, मुझे बताइए। देखिए, अगर हम 32 की गुणा 10 से कराते हैं तो 320 हो जाएगा, लेकिन ये 320 से कम है। तो अगर 32 की गुणा देखिए 9 से ना कराकर 8 से कराइए, 8 दूना 16, क्योंकि यहां पर 6 आ रहा है इसलिए हमने 8 से गुणा कराई। 9 से गुणा कराते तो यहां पर 8 आता, तो 8 दूना 16, 8 3 24 और एक आपका 25। बिल्कुल साथियों, यानी कि 32 की गुणा जब आप 8 से कराओगे तो 256 आएगा। अगर 16 की गुणा साथियों 8 से कराओगे तो 16 8 128 होता है। देखिए क्या 128 कहीं ऑप्शन में है? मैं कहूंगा बिल्कुल ऑप्शन में है, तो यही आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल करके दिए गए विकल्पों में से असंगत आपको बताना है ओटावा, थिम्पू, बीजिंग और चिली। देखिए ओटावा क्या है? ये ओटावा की अगर बात करते हैं साथियों, ये कनाडा देश की राजधानी, ओटावा की अगर बात करें कनाडा देश की राजधानी है। थिम्पू की अगर बात करें साथियों ये भूटान की राजधानी है। और बीजिंग की अगर बात करें तो ये चीन की राजधानी। लेकिन चिली अपने आप में एक देश है ना। इसकी राजधानी क्या है साथियों? सेंटियागो इसकी राजधानी होता है। क्या? सेंटियागो इसकी राजधानी होता है। तो कुल मिला के अगर बात करें सबसे अलग जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी वाला होगा, क्योंकि डी वाला देश है, बाकी सारी साथियों राजधानी है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि कोड भाषा में बाइसिकल को 59 लिखा जाता है, तो विंडो को साथियों क्या लिखा जाएगा? 88, 91, 89 या साथियों 77। देखिए मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि अगर आपके सामने कोई वर्ड हो और एक बड़ा सा नंबर हो तो उसका मतलब ये हो सकता है कि इनकी प्लेस वैल्यू को प्लस किया गया। जैसे बी 2 पर होता है, आई 9 पर होता है, सी 3 पर होता है, वाई आपका 25 पर होता है, सी 3 पर होता है, एल 12 पर होता है, ई 5 पर होता है। ऐसा तो नहीं इन सब नंबर को जोड़कर 59 बनाया गया हो। देख लेते हैं ट्राई करके। देखिए 12 और 3 15 हो जाएगा, 15 5 20 हो जाएगा, 20 और 25 45 हो जाएगा, ठीक है ना। 45 और 9 आपका कितना हो जाएगा साथियों? अगर बात करें 45 और 9 आपका साथियों 54 हो जाएगा, और 3 की अगर बात करें 57 हो जाएगा, और 2 जो है ना बिल्कुल साथियों 59 ही हो रहा है। यानी कि इनको आपको प्लस करना पड़ेगा। जैसे कि W 23 पर होता है, I 9 पर होता है, N 14 पर होता है, D 4 पर होता है, O 15 पर होता है और W 23 पर होता है। इनको प्लस करके मुझे बताइए। तो देखिए साथियों 23 23 कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा, ठीक है ना। 23 23 कितना हो गया साथियों? आपका ये 46 हो गया, ठीक है ना। तो 46 प्लस 15 और 4 कितना हो जाएगा? 19 और 14 और 9 कितना हो जाएगा साथियों? अगर बात करें 23 हो जाएगा। इनको जरा प्लस करिए आप लोग। ये 15 हो गया, ये 18 हो गया, ये आपका 5 6 7 8 88 हो जाएगा। 88 ऑप्शन में है? मैं कहूंगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए वाले में 88 है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि 8 है और 19 है और उसके बाद 41 है और उसके बाद साथियों 74 है। तो अगला नंबर यहां पर क्या हो सकता है? फटाफट एक बार आप लोग मुझे बताइए। देखिए अगर हम 8 से 19 पर जाएं तो मेरा मानना है कि हमें 11 बढ़ाना होगा, 19 से 41 पर जाएं तो 22 बढ़ाना होगा, और 41 से 74 पर जाएं तो 33 बढ़ाना होगा। तो यहां पर कितना बढ़ाना होगा? मैं कहूंगा 44 बढ़ाना होगा, क्योंकि ये 11 का ही तो पहाड़ा है भाई। 11 कम 11, 11 दूना 22, 11 3 33, 11 चौक 44। तो यहां पर 74 में 44 प्लस करके देखिए कितना आता है? 118 आता है। और 118 साथियों ऑप्शन नंबर सी वाले में। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं तो बिल्कुल करेक्ट है। बहुत तेजी के साथ आपको सवाल करना है, क्योंकि ये समझ लीजिएगा साथियों अगर आप ये सवाल कर पा रहे हैं तो आप एग्जाम में भी कर पाएंगे। वो बात अलग है कि आसान सवाल भी आपको एग्जाम में थोड़े से टफ लगते हैं, लेकिन आपको घबराना एग्जाम हॉल में बिल्कुल नहीं है। अगर आप हमारी सारी वीडियोस को देखते हैं तो ये आप बहुत आराम से कर लोगे, क्योंकि आपको ऐसे ही लगेगा ये तो मैं रोज ऐसे सवाल करता हूं। इसलिए आप इन क्लासेस को बहुत ध्यानपूर्वक देखा करिए। जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको साथियों करवाता हूं, बतलाता हूं, वो सारे अच्छे तरीके से आप लोग देखा करिए, ठीक है ना। चलिए
तो कहने के दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन कीजिए, यानी कि इसमें से सबसे अलग आपको कौन सा नंबर लग रहा है, 651, 571, 561 या सातों 471। देखिए अगर हम बात करें सातु, मुझे ऐसा लग रहा है क्या कि देखिए अगर बात करते ये 3 से विभाजित हो रहा है, ये 3 से विभाजित, ये 3 से विभाजित नहीं हो रहा है, ये 3 से विभाजित हो रहा है ना। और अगर बात करते ये भी सातु 3 से आपका जो है ना विभाजित हो रहा है, तो सबसे अलग जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी वाला होगा और यही आपका जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे हैं BOTANY को लिखा जाता है OBATYN, तो OOLOGY को क्या लिखा जाएगा। देखिए यहां पर अगर बात करें ये लिखा हुआ है BO और ये लिखा हुआ है OB, यानी कि उल्टा कर दिया गया बस। ये लिखा हुआ है TA और ये लिखा हुआ है AT और ये लिखा हुआ है साथ तो NY, ये लिखा हुआ है YN, तो समझ में आ रहा है ना। तो इसको क्या लिखोगे, ये तो O है तो O और O हो जाएगा, ये LO है तो O और L हो जाएगा और ये Y और G हो जाएगा। तो ये कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, OOLYG, ये ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कह रहे हैं कि कथन आपके सामने है और निष्कर्ष आपके सामने है कि कुछ बल आयतन है। तो कुछ बल आयतन है, मान लीजिए सातु ये क्या हो गए, ये बल हो गए और इतने बल सातु क्या हो गए, आयतन हो गए, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि कुछ धाराएं आयतन है, यानी कि कुछ आयतन धाराएं हैं, ये भी हम लोग कह सकते हैं। अब निष्कर्ष देखिए और बताइए कौन सा सही है। आपसे कह रहे हैं कि कुछ आयतन बल है, देखिए बिल्कुल कुछ आयतन बल है, इतने आयतन बल है, ये बात सही है। कुछ आयतन धाराएं हैं, इतनी आयतन धाराएं, ये बात भी बिल्कुल सही, यानी कि दोनों निष्कर्ष आपके बिल्कुल सही है। ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और अब आपके सामने साथियों मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, तो इन सवालों को भी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा। आपसे कहा जा रहा है कि 100 संतरे 450 रुपए की दर से खरीदे गए और 60 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचे गए, तो बताइए लाभ होगा या हानि होगी, या कितना लाभ होगा या हानि होगी तो कितनी हानि होगी। देखिए सबसे पहला सवाल देखिए, अगर 100 संतरे 450 रुपए में खरीदे गए हैं तो मैं कह सकता हूं एक संतरा कितने रुपए में खरीदा जाएगा भाई साहब, है ना। देखिए 100 संतरे अगर 450 रुपए में खरीदे गए हैं तो एक संतरा जो खरीदा जाएगा वो 450 बटे 100 रुपए में खरीदा जाएगा, यानी कि इस जीरो से ये जीरो कटेगा। अब नीचे जीरो है, ऊपर कोई नंबर होगा तो इस जीरो को हटाकर एक नंबर के बाद पॉइंट लगा देते, यानी कि 4.5 आ गया। तो मैं कह सकता हूं एक संतरा जो है ना ये 4.5 रुपए में खरीदा गया है। अच्छा यहां पर कह रहे हैं कि 60 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचे गए हैं। अब देखिए 60 रुपए प्रति दर्जन यानी कि 12 एक दर्जन में कितने होते हैं भाई साहब, 12 ही तो होते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि 60 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचे गए, यानी कि संतरों की अगर बात करें तो 12 संतरे जो है ना 60 रुपए में बेचे गए। तो मैं कहूंगा एक संतरा कितने रुपए में बेचा गया है, तो 60 बटे 12 आ जाएगा, 12 पंजे 60 आ जाएगा, यानी कि एक संतरा 5 रुपए में बेचा गया है। तो कुल मिला के कहा गया जा रहा है कि खरीदा तो गया है 4.5 रुपए में, लेकिन बेचा गया है 5 रुपए में। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, मैं कहूंगा 8 आने का, यानी कि 0.5 का प्रॉफिट हो रहा है। तो बस इसी को आपको प्रतिशत में बदलकर लिखना है। नीचे आपका क्रय मूल्य आता है, क्रय मूल्य यानी कि कितने रुपए में आपने एक संतरा खरीदा है, 4.5 में खरीदा है। 0.5 4.5 पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 5 एकम 5 5 नीम आपका 45 हो जाएगा। अब आपके पास आ गया है 100 बटा 9, इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप, आपका आंसर साथियों आ जाएगा। देखिए 9 एकम 9 है ना, ये तो 9 नीचे आएगा, ये 9 एकम 9, ये 1 जाएगा, ये 10 हो जाएगा, है ना। फिर 9 एकम 9 बचा 1, यानी कि 11 सही 1 बटा 2 आपका जवाब होगा। 11 सही 1 बटा 2 की क्या होगी साथियों, ये आपको मालूम होना चाहिए, है ना। यानी कि यहां पर तो लाभ हो रहा है क्योंकि इतने रुपए में खरीदा इतने रुपए में बेच दिया, तो लाभ 11 सही 1 बटा 9 रुपए का लाभ हुआ है, प्रतिशत का लाभ हुआ है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सातों सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कह रहे कि एक पुस्तकालय में रविवार को औसतन 480 और अन्य दिनों में 222 आगंतुक होते हैं। रविवार से शुरू होने वाले 30 दिनों के महीने में प्रतिदिन आगंतुकों की औसत संख्या क्या हो। बहुत अच्छा सवाल है। कहा जा रहा है कि 30 दिन है, कितने दिन है, 30 दिन है, और एक पुस्तकालय में रविवार को, यानी कि अगर हम बात करें नॉर्मली, है ना, रविवार की अगर बात करें तो 30 दिन में कितने रविवार पढ़ सकते हैं, तो 5 रविवार पढ़ सकते हैं। यानी कि अगर बात करते हैं साथियों 5 दिन में क्या
5 दिन में जो औसत है वो कितना है, वो 480। अच्छा, पूरे महीने की बात चल रही है 30 दिन की, तो कहने कि अन्य दिनों में अब 5 दिन तो इसने ले लिए, बचे कितने दिन साथियों, 25 दिन में, यानी कि 25 दिनों में अगर बात करते तो कितने हैं, तो साथियों 222 है। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, एक पुस्तकालय में रविवार को औसतन यानी कि 5 दिन में औसतन 480 आगंतुक होते हैं, और अगर बात करते हैं शेष दिन कितने बचे, 25 दिनों में जो होते हैं ना, वो कितने आगंतुक होते हैं, तो वो साथियों 222 होते हैं। तो इसको, ये चीजें साथियों आपकी कैलकुलेट हो गई हैं, है ना। अब आप योगफल निकाल लीजिए, क्योंकि आपको औसत निकालना है ना, तो योगफल आप लोग निकाल लीजिएगा। चलिए, तो यहां पर अगर बात करें साथियों, देखिए इसकी इससे गुणा करो, आपको योगफल पता चल जाएगा। 5 की 0 से 0 आ जाएगा, 5 अट्ठे आपका 40 हो जाएगा, 5 चौक 20 और आपका 24 यहां पर हो जाएगा। अब 222 की गुणा 25 से कर लीजिए, 222 की गुणा साथियों 25 से कर लीजिए। 5 दूना 10 हो गया, 5 दूना 10 से 11 हो गया, 5 दूना 10 से 11 हो गया, यानी कि अगर बात करते यहां पर साथियों 4 4 4 आ जाएगा, 0 आ गया, 5 आ गया, 5 आ गया, और क्या आ गया, है ना, और 5 आ जाएगा, यानी कि इसका योगफल जो बनेगा वो 5550 बनेगा। तो आप क्या करिए, देखिए टोटल दिनों की संख्या कितनी है, 30 है। अब टोटल योगफल 2400 निकला है और 5550 निकला है, तो मैं कहूंगा 2400 प्लस आपका 5550, इनको योगफल कर दीजिए, ये योगफल हो जाएगा, ये कुल हो जाएगा, नंबर हो जाएंगे, 30 दिन हो जाएंगे, और औसत आपका निकल आएगा। योगफल बटे कुल योग मतलब औसत बटे कुल नंबर ही तो औसत का एक सूत्र होता है साथियों। तो इसको सबसे पहले प्लस कर लीजिए आप लोग, तो 0 5 और 0 5 हो जाएगा, 5 और 4 9 हो जाएगा, 5 और 2 7 हो जाएगा, तो 30 आ जाएगा, यानी कि 0 से 0 कैंसिल, 3 दूना 6, 3 छंग 18, 3 पंजे 15, 265 यहां पर आपका आ चुका है। औसत कितना निकलेगा साथियों, 265 निकलेगा, और 265 अगर आपका जवाब मुझसे पहले आ गया था तो ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि संख्या 1/3 अनुपात 2/5 अनुपात 1/4 इसके अनुपात में है, ठीक है, और छोटी संख्या के बीच का अंतर 9 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए यहां पर ये नहीं लिखा होगा, यहां पर ये लिखा होगा कि 3 संख्याएं हैं, 1/3, 2/5, 1/4, और बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच, क्या बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच का जो अंतर है वो साथियों 9 है, तो मुझे वो संख्याएं बताइए। तो कोई दिक्कत नहीं साथियों, सबसे पहले इनको एक अनुपात में ज्ञात कर लीजिए, यानी कि अगर 3 अनुपात आपको ऐसे दे रखे हैं तो उनको नॉर्मल, जैसे कि 1/2/3 इस टाइप से कैसे निकालते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, तो ये मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले जो नीचे वाले नंबर है ना साथियों, इनका आप एलसीएम निकालोगे, किसका, है ना, 1/3 में 3 का, और साथियों 2/5, और क्या यहां पर अगर बात करें 1/4, ये जो नीचे वाले नंबर है 3 5 4, इनका एलसीएम आपको निकालना होता है। तो सबसे पहले निकाल लीजिए, 2 से कट करेंगे तो साथियों यहां पर 2 दूना 4, अब एक बार 2 से कट होगा, एक बार 3 से कट होगा, एक बार साथियों 5 से कट होगा, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60। अब 60 यहां पर साथियों जो आया है वो कहां पर आप रखेंगे, वो गुणा में रखेंगे, इसके इन सब के साथियों गुणा में रखेंगे, ठीक है ना, जो एलसीएम आया है। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 3 से 60 को करोगे तो 3 दूना 6 0, ये आपका पहली संख्या हो गई, है ना। ये आपका 5 से कट होगा तो 12 आ जाएगा, 12 दूना 24, ये आपकी साथियों दूसरी संख्या हो गई, और 4 से कट होगा तो 4 एकम 4, 4 हो जाएगा, 4 पंजे आपका 20 हो गया। तो कुल मिला के साथियों यहां पर अगर हम बात करते हैं तो ये वो तीनों संख्याओं का अनुपात आ गया। अब यहां पर कह रहे हैं कि जो सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या, इनका अंतर 9 आ रहा है। देखिए सबसे छोटी संख्या ये है, सबसे बड़ी संख्या ये है, इनका अनुपात, इनका अंतर कितना आ रहा है, अच्छा वाकई में इनका अंतर 9 आ रहा है, तो इनका अंतर 9 आ रहा है, तो वो संख्याएं क्या होंगी, तो वो संख्याएं यही होंगी 20:34, 24:15, और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो मैं कह सकता हूं कि आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 5 सेंटीमीटर जोड़ा जाता है तो वृत्त की परिधि बढ़ जाती है। ये थोड़ा सा दिमागी क्वेश्चन है, कह रहे कि तो वृत्त की परिधि कितनी बढ़ जाती है, कितनी बढ़ जाती है आपसे पूछा जा रहा है। 9 पाई सेंटीमीटर, ये पाई होगा, 5 पाई सेंटीमीटर, 10 पाई सेंटीमीटर या 6 पाई सेंटीमीटर। इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले यहां पर आप लोग ये देख लीजिए कि वृत्त की परिधि आखिर होती क्या है। तो वृत्त की परिधि साथियों जो होती है वो 2 पाई आर होती है। क्या होती है, 2 पाई आर होती है। अब यहां पर अगर हम निकालें कि वृत्त की परिधि जो बढ़ी हुई, अगर मैं आपसे देखिए कहूं कि एक 5 नंबर है और एक क्या है 4 नंबर है, अगर मैं कहूं कि कितना यहां पर साथियों, या एक तरीके से अगर बात करें, है ना, या हाँ ऐसे अगर करें कि जो 4 है ना,
4 है, ये 5 जो हुआ ये कितना बड़ा है, इससे 4 से 5 होने में कितना बड़ा है, तो आप बड़े में से छोटे को तो घटाओगे। तो ऐसे ही कुछ हम यहां पर सातु करने वाले हैं। यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, वृत्त की परिधि, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 5 सेंटीमीटर जोड़ा जाता है, जोड़ने से पहले जो वृत्त की परिधि थी वो कितनी थी, वो भी सातु यही होगी 2 पाई आर, है ना। और इसमें से हम घटा देंगे क्या, वृत्त की परिधि 5 सेंटीमीटर जब इसमें सातु जुड़ जाती है तो वो तो फिर बड़ी हो जाएगी, तो वो इधर हम ये बड़ी वाली ये आ गई। यानी कि जब 5 सेंटीमीटर हमने जोड़ी तो वो ये आ गई वृत्त की परिधि, और पहले वाली ये है, तो इसमें से हम इसको घटाएंगे। क्लियर, ठीक है। अब देखिए 2 पाई आर अगर बात करते हैं साथियों, ये वाली बड़ी वाली है तो 5 सेंटीमीटर इसमें त्रिज्या को बढ़ाइए तो कितना हो जाएगा साथियों, अगर बात करें तो r प्लस 5 हो जाएगा, बिल्कुल सही। और माइनस क्या है, 2 पाई आर यहां पर है। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए साथियों 2 पाई की गुणा r से होगी तो क्या हो जाएगा, 2 पाई r हो जाएगा, और 2 पाई की गुणा 5 से होगी क्या हो जाएगा साथियों, 2 पाई 5 हो जाएगा। और ये क्या चल रहा है, 2 पाई r चल रहा है। अब यहां पर एक चीज आप लोग साथियों देखिए कि 2 पाई r माइनस का है, 2 पाई r प्लस का है, तो कैंसिल हो जाएंगे। यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करें तो क्या बचा है, 2 पाई 5 बचा है, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, यानी कि 10 पाई आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। तो वृत्त की जो परिधि है ये 10 पाई बड़ी है, और 10 पाई सेंटीमीटर कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। 2 सवाल और बाकी हैं, इन सवालों को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से साथियों देख लीजिए। कह रहे कि एक घड़ी का अंकित मूल्य साथियों कितना है, 600 रुपए है। एक दुकानदार 2 क्रमिक छूटे देता है और वो 600 की जगह 459 रुपए में घड़ी बेच देता है। कह रहे कि अगर पहली छूट 10% है तो दूसरी छूट क्या है। ये ऐसा सवाल आता है और मैं आपको बता दे रहा हूं ऐसा सवाल कैसे होता है। कितने रुपए की घड़ी है ना, अंकित मूल्य इतने 600 रुपए। अच्छा, पहली छूट देता है यानी कि 90% में बेच रहा है, और दूसरी ये 90 हमने क्यों लिखी है यहां पर, अरे भाई 10% की छूट दे रहा है तो 100 माइनस 10/100 ये होगा, ठीक है ना। अब मान लेते दूसरी छूट कितनी है, x% की दे रहा है, तो इसमें से भी तो सातों 100 माइनस x करेंगे बटे 100 करेंगे, समझ गए। अच्छा, अब अगर सातों 2 छूटे देने के बाद जो वस्तु वो बिकती है वो 459 रुपए में बिकती है, ठीक है। अब देखिए 2 जीरो से एक ये जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा, 9 पंजे 45, 9 छंग आपका 54, यानी कि 540 आपका ये आ गया, और गुणा साथियों 100 माइनस x हो गया आपका साथियों 100 हो गया, बराबर आपका कितना हो गया, 459 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर बात करते हैं साथियों, देखिए इस जीरो से आपका ये जीरो कैंसिल हो गया, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा। अब आप क्या कर सकते हैं, आप देखिए 100 माइनस x आपका बराबर 400 है ना, ये 5 से इसकी गुणा हो जाएगी, और ये 27 जो होगा ये सातों आपके नीचे आ जाएगा। अब देखिए क्या ये कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 3 नीम 27, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, क्या ये कैंसिल हो रहा है, देखिए जरा 9 से कैंसिल होगा साथियों, देखिए जरा 9 एकम 9 हो जाएगा, ये कितना बचेगा 6, 9 सत्ते 63 हो जाएगा, यानी कि 17 पंजे 85 हो जाएगा। तो मैं कहूंगा 100 माइनस x बराबर 85 यहां पर आ चुका है। x माइनस का x बराबर 85, माइनस का 100 उधर चला जाएगा, प्लस से उधर जाएगा 100 हो जाएगा, तो माइनस का x बराबर माइनस का 15 आ जाएगा, प्लस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो मैं कहूंगा जो हमने दूसरी प्रतिशत x मानी थी वो 15 आई है, तो मैं कह सकता हूं दूसरी छूट क्या होगी, 15% दूसरी छूट होगी। तो आपके सवाल का जवाब अगर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। अंतिम सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है कि ए एक कार को अकेला 12 दिन में करता है, ए एक कार को अकेला 12 दिन में करता है, और बी की अगर बात करें साथियों 10 दिन में करता है। उन्होंने 400 में कार हाथ पर लिए, नहीं उन दोनों ने कहा कि हम भैया 400 लेंगे इस पूरे काम के लिए, दोनों लोग काम कर देंगे आपका। तो कह रहे कि ए को कितने रुपए मिले होंगे, मैं कहूंगा ए को कितने रुपए मिले होंगे, बी को कितने रुपए मिले होंगे, दोनों आप लोग बताइए। एक ऐसा नंबर ले लीजिए जो कि 12 10 से कटे, वो नंबर 120 हो जाएगा, 12 एकम 12 जीरो लग गया और ये 12 आ जाएगा। यानी कि ए एक दिन में 10 काम करेगा, बी एक दिन में 12 काम करेगा। ये क्या है, ये टोटल काम है। टोटल काम की अगर बात करें, अगर टोटल काम 120 हो और दोनों लोग मिलकर करें तो 10 प्लस 12 22 काम डेली करेंगे, ठीक है ना। लेकिन हमें ये तो निकालना ही नहीं है ना, कि हमें ये निकालना है टोटल काम है 120 और ए को कितने रुपए मिलेंगे। देखिए अब ए जितना काम कर रहा है, जैसे कि ये 10 कर रहा है और ये 12 कर रहा है, तो इतने ही उनको रुपए मिलेंगे। अगर ए को 10 रुपए मिलते हैं तो बी को 12 रुपए मिलेंगे। इतनी बात साथियों क्लियर है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब दोनों को टोटल पैसे मिलना है 440 रुपए, जिसमें से ए को 10 के अनुपात में पैसे मिलेंगे। टोटल क्या होगा, 10 प्लस 12 22 हो जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे, 22 दूना 44, यानी कि 200 रुपए मिलेंगे
साथियों ए को, और 440 माइनस 200 ये रुपए मिलेंगे बी को, तो 200 रुपए ए को मिलेंगे। इसलिए सही सवाल का सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर साथियों बी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। कैसी लगी साथियों आपको ये क्लास, एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। उसके अलावा साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑल क्लासेस का लिंक दे दिया है, ठीक है ना। उसके अलावा ऑल क्लासेस का लिंक दे दिया है, वहां पर जाकर आप उन सारी क्लासेस को देख लीजिएगा अपनी परीक्षा से पहले पहले। अगर वाकई में आपको वर्दी से प्यार है और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आप अपना एक सिलेक्शन अंतिम रूप से लेना चाहते हैं, तो जितनी भी क्लासेस मैंने दी हैं ऑल क्लासेस, दिल्ली पुलिस ऑल क्लासेस में, उन सारी क्लासेस को देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसके अलावा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, तो दोनों ग्रुप को आप लोग साथियों ज्वाइन कर लीजिएगा। और हो सके तो इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए जिनकी परीक्षा अभी हुई नहीं है, बाकी है, या अगर आपके पास कोई ग्रुप्स वगैरह है तो उनमें इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। टारगेट सिलेक्शन चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।